नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जोशी सर अकेडमी में। ठीक है, तो साथियों आज हम जो शुरुआत करेंगे उस टॉपिक का नाम है अर्थ। पृथ्वी और ये तो शुरुआत में अर्थ का जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इस अर्थ का आकार कैसा है। ठीक, पृथ्वी का जो आकार है वो जियोइड है। ध्यान से समझें, पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड है, गोलाभ है। अगर गोलाभ शब्द नहीं मिलेगा तो उसका ऑप्शन दूसरा होगा भू आभ, भूआभ। क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड है, गोलाभ है या भू आभ है। इतनी बात अगर आपकी समझ में आ गई हो तो यहां से इसका एक पॉइंट और समझिएगा। क्या है वो पॉइंट? तो देखिएगा इस जियोइड शेप का कारण क्या है, कैसे पृथ्वी की शेप जो है वो जियोइड हुई है। तो यहां हम देखते हैं, ये आपकी पृथ्वी और ठीक है। अब इस पृथ्वी में यहां तो हालांकि गोल दिखाया गया है, ठीक, ये देख लीजिएगा। पृथ्वी का ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक, अंग्रेजी में इक्वेटर। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाला। अब यहां जो है ये, इसका ध्यान रखा जाए। पृथ्वी के इस केंद्र से, जहां कोर है, उस केंद्र से पृथ्वी के चारों ओर, यहां पृथ्वी के केंद्र से सभी तरफ एक बल लगता है जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल। क्लियर है? कौन सा बल काम कर रहा है? अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अपकेंद्रीय बल, अंग्रेजी में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने में, जो कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन है उसमें भी ये वाला जो बल है काम करता है। ठीक, आगे समझिएगा। अपकेंद्रीय बल लगने के कारण क्या होगा? अपकेंद्रीय बल लगने के कारण इस पृथ्वी का यहां से, कहां से? विषुवत रेखीय विस्तार। ये देखिएगा, पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय विस्तार होगा वो विस्तार कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। किसकी तुलना में? पृथ्वी के ध्रुवों की तुलना में। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों की तुलना में पृथ्वी का विषुवत रेखीय विस्तार, इक्वेटर का जो विस्तार है वो ज्यादा हो जाएगा। जबकि यहां ये जो इक्वेटर का, ये जो इस पृथ्वी का क्या है? पोल हैं, ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्लियर है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हैं वो चपटे हो जाएंगे। ठीक है, अब इससे एक और काम होगा। वो क्या होगा? यहां से सुनिएगा कि यहां ये जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, यहां गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अधिक होगा। ठीक है, पृथ्वी के ध्रुवों पर, पृथ्वी के ध्रुवों पर जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, यहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान ज्यादा होगा या कहूं तो सर्वाधिक होगा। जबकि इक्वेटर पर, पृथ्वी का जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, बिल्कुल बीच में है, इसके मध्य भाग में है, यहां पे इसका गुरुत्वाकर्षण का जो मान है या गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कम लगेगा। एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा। देखें, ठीक है, पृथ्वी का ये जो है
ऊपर वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों को ध्यान रखें जहां से मैंने पकड़ रखा है। ये है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। क्लियर। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान जो है सर्वाधिक होगा। सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ होगा? वो पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम कहाँ होगा, तो वो कहाँ होगा? इसके बीचों बीच में होगा, यहां। क्लियर है? इतना पॉइंट समझ में आ गया? यही आपके क्वेश्चन बनेंगे पेपर में कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा कहां होगा, तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर। और उसके बाद सबसे कम कहां होगा, तो वो कहां होगा? यहां आपके इक्वेटर पर। ठीक। उसके बाद है पृथ्वी के अंदर कौन सा बल काम करता है, तो उसका नाम क्या है? अपकेंद्रीय बल काम करता है। दो चीजें हमें क्लियर हो गई। ठीक है। उसके बाद आगे क्या होगा वो देखें। अब इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, यहां से ध्यान देंगे। अब तक हमने बात कर ली कि शेप क्या थी, पृथ्वी का आकार क्या है, तो जियोइड शेप है। किस कारण है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण है। अपकेंद्रीय बल के कारण ही क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक, ठीक है, और इक्वेटर पर सबसे कम। सबसे ज्यादा ध्रुवों पर और सबसे कम इक्वेटर पर। इतना क्लियर हो गया? अब इस गुरुत्वाकर्षण के कारण दो कॉन्सेप्ट और जन्मते हैं। इस कॉन्सेप्ट से एक काम और होगा, वो क्या है कि पृथ्वी से जो भी हम रॉकेट छोड़ते हैं, ठीक है, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, वो कहां बनाए जाएंगे? इस पृथ्वी के, ध्यान से देखें, जो भी हमारे पृथ्वी के रॉकेट के, जहां से भी इस इंसान को, मानव को रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाना है, तो वो कहां बनाएगा? इस इक्वेटर लाइन पर। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो सबसे कम काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई कि रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहां होंगे, कहां से बनाए जाएंगे? ज्यादातर वो इस इक्वेटर लाइन पर बनाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम होता है। क्लियर है? अब दूसरी बात, एक तो हो गया कि इक्वेटर पर बनाए जाते हैं, और दूसरा क्या बनाए जाएंगे वो भी ध्यान रखें। किस दिशा में बनाए जाएंगे? तो किस दिशा में बनाए जाएंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत आएगा। तो वो दिशा का नाम है पूरब दिशा। देखो ध्यान से, यहां अगर वो बोलता है कि किस दिशा में बनाए जाएंगे, तो पूर्व दिशा में। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो रोटेशन है, घूमने की जो दिशा है, वो पश्चिम से पूर्व है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने की वजह से पृथ्वी के जितने भी रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र होंगे वो किस दिशा की ओर होंगे? पूर्व दिशा की ओर। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र किस दिशा में? पूर्व दिशा में। और पूछा जाए कि कहां होंगे स्थापित, तो इक्वेटर पर। ठीक है, ये रहा। अब हमारा भारत का जो रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है, जिसका नाम है सतीश धवन, ठीक, वो कहां है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर है, आंध्र प्रदेश के, और जो कि भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? देखिएगा मैंने अभी तक कितना समझाया या कितना पढ़ाया, वो ध्यान से देखें। पृथ्वी का हमने पहला टॉपिक लिया, पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का आकार है कैसा है? तो जियोइड शेप है। जियोइड शेप कैसे बनी? तो अपकेंद्रीय बल के कारण बनी। अपकेंद्रीय बल लगने के कारण क्या हुआ कि पृथ्वी की जो इक्वेटर शेप थी, भूमध्य रेखा की ओर से, ये जो है विस्तारित हो गई, और यहां से ध्रुवों से चपटी हो गई। क्लियर है? यहां से चपटी और यहां से विस्तार इसका ज्यादा हो गया। विस्तार ज्यादा होने के कारण यहां से चपटी हो गई और यहां से विस्तार ज्यादा हो गया। क्लियर? अब यहां क्या हुआ? ध्रुवों पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो अधिक होगा, और कम किधर होगा? इक्वेटर पर होगा।
क्लियर है, और जिसके कारण अभी मैंने बता दिया आपको। ठीक ठीक है साथियों, तो अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। अक्ष, पृथ्वी की अक्ष क्या होगी, एक्सिस। ठीक है, तो सेकंड जो हमारा था, अभी तक हमने क्या देख लिया था, पृथ्वी का आकार, साइज हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और अब हमें पढ़ना है अक्ष, एक्सिस। तो यहां इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले एक हल्का सा काम करेंगे। ये देख सकते हैं, इस समय पृथ्वी आपको सीधे दिखाई दे रही होगी, लंबवत। ठीक है, ये घूम रही है ना, यहां 90 डिग्री एंगल। लेकिन जब आप इसको देखोगे तब यहां पे पृथ्वी का एक झुकाव दिखाई देगा। ठीक है, मतलब इसका क्या है कि पृथ्वी 90 डिग्री एंगल पे नहीं घूम रही सीधे। कैसे घूम रही है, थोड़ा सा टिल्ट है, पृथ्वी कहीं ना कहीं झुकी हुई है। अब झुकी हुई है तो कितना झुकाव है पृथ्वी का, लगभग ये पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री का झुकाव है। ठीक है, ये ध्यान रखें, जबकि ऐसा होना चाहिए था बिल्कुल सीधे। और किस तरीके का झुकाव है, तो 23.5 डिग्री का झुकाव है। और वो 23.5 डिग्री का झुकाव अगर अभी भी ना दिखाई दिया हो तो यहां दिखाई दे जाएगा। देखिए, ये पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, जबकि होना क्या चाहिए था, पृथ्वी यूं करके सीधी होनी थी, लेकिन कैसे दिखाई दे रही है अब, ऐसे घूमती हुई दिखाई दे रही है। क्लियर है, शायद अब दिखाई दिया हो। देखो दोबारा से कोशिश करता हूं। ये रही, क्लियर है। इसका मतलब पृथ्वी जो है अपना झुकाव कितना है उसका, 23.5 डिग्री झुकाव है। और 23.5 डिग्री झुकाव के कारण क्या होगा वो भी आपको बता देता हूं। ठीक है, ये 23.5 डिग्री का झुकाव, और ये झुकाव कैसा है, अक्षीय झुकाव, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और इस 23.5 डिग्री, ये बाकी का कितना बचा, 90 डिग्री में से घटा लो 23.5, बचेगा आपका 66.5 डिग्री। और ये 66.5 डिग्री कैसा झुकाव है, पृथ्वी का कक्षीय झुकाव है, कक्षीय झुकाव या कक्ष तलीय झुकाव। क्लियर होगा। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि अक्ष का जो हमने पॉइंट पढ़ा था कि पृथ्वी का अक्ष क्या है, तो पृथ्वी अपने 90 डिग्री लंबवत ना होकर के 23.5 डिग्री झुकाव पर है। क्लियर। और बाकी का झुकाव ये 66.5 क्या है, उसका कक्ष का कक्षीय तल है। क्लियर हो गया पॉइंट, चले वापसी। ठीक, तो पृथ्वी का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री का झुकाव है, और बाकी का जो बचा हुआ 66.5 डिग्री है वो कक्षीय है। क्लियर, ये हो गया आपका पॉइंट। अब इस अक्षीय झुकाव से होगा क्या, तो वो अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अक्षीय झुकाव से क्या होगा वो आगे देख लेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा जो होगा, थर्ड हेडिंग हमारा पृथ्वी की कक्षा। ठीक है, कक्षा मतलब ऑर्बिट। ठीक, अब पृथ्वी की कक्षा का मतलब क्या है कि पृथ्वी किस पाथ पे चक्कर लगा रही है, उसका जो पाथ है, ठीक है, जो परिक्रमा कर रही है वो किसके चारों ओर घूम रही है पृथ्वी, सूर्य के। अब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जिस पाथ पे कक्षा जिसमें घूम रही है, जिस कक्षा या जिस पाथ में घूम रही है वो क्या है, उसका
कक्षा कहलाएगी। क्लियर? अब इसको दिखाते हैं, या पहले अभी इसको समझा लूं फिर इसको दिखा लेंगे। पृथ्वी का या जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और सूर्य के और पृथ्वी की जो दूरी है, पृथ्वी और सूर्य, इसके जो बीच की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर अप्रॉक्स है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी जो है वो लगभग है। इसका मतलब पृथ्वी की जो सूरज की जो पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो कंफर्म नहीं रहती, मतलब किसी टाइम बदल रही है, किसी टाइम कुछ। तो एक बार दूरी कम होगी, या कहूँ तो सबसे कम, और एक बार दूरी सबसे ज़्यादा होगी। जिस बार पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होगी उसको बोलेंगे उपसौर। बहुत बेहतरीन पॉइंट है। और जिस बार ज़्यादा होगी उस पॉइंट को बोलेंगे अपसौर। ठीक है, लेकिन अगर पेपर में आ जाता है इंग्लिश में तब कैसे करेंगे? उपसौर को बोलेंगे पेरीहीलियन और अपसौर को बोलेंगे एपहीलियन। अब इस चीज को वीडियो के या इमेज के माध्यम से समझाएंगे, देखें। देखो, पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है? सन के। ये हमारा सन, और इस सूरज के जो चक्कर लगा रही है वो किस कक्षा में लगा रही है? ये। ठीक है, तो ये जो कक्षा है दीर्घवृत्ताकार है। क्लियर है? पृथ्वी की सूरज की जो कक्षा है, मतलब पृथ्वी जो कक्षा, सॉरी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो चक्कर लगा रही है वो दीर्घवृत्ताकार अर्थात इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगा रही है। देखिएगा, देखें, ये आपका सन, और ये जो है ये सारी कक्षाएं हैं। अब इस सूरज के चारों ओर कौन घूम रहा है? अर्थ। ठीक है, और किस मार्ग में? तो साहब इस तरीके से, कुछ एलिप्टिकल मार्ग में, दीर्घवृत्ताकार में। अब यहां से इस चीज को देखना, जो अभी बोला भी है, देखो यहां से किस तरीके से चक्कर लगा रही है, एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रही है। यहां ध्यान से समझिएगा। अब जिस बार चक्कर लगा रही है, मान लीजिएगा सूरज यहां, ठीक, और एक बार यहां है पृथ्वी, एक बार पृथ्वी यहां है। पृथ्वी की सूरज से जो लगभग दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। पॉइंट समझ में आया? सूरज की पृथ्वी की, जो सूरज की पृथ्वी से जो दूरी है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। लेकिन ये जो दूरी है ये 14.7 करोड़ और ये 15.2 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इसका मतलब एक दूरी ज़्यादा है और एक दूरी कम है। अब
पृथ्वी की सूर्य से जो सबसे कम दूरी होगी, ठीक है, जब सबसे कम दूरी होगी तो उसको कहेंगे उपसौर, और जब पृथ्वी की दूरी सर्वाधिक होगी, ज्यादा, तो वो जो सर्वाधिक दूरी है वो कहलाएगी अपसौर। ठीक, बात समझ में आ गई। तो अब हमने दूसरा पॉइंट कवर करा। तीसरा पॉइंट है पृथ्वी की गतियां। क्लियर है? तीसरा पॉइंट क्या है? पृथ्वी की गतियां। चलो, यहां से अब हमने बनाया हेडिंग पृथ्वी की गतियां। ठीक है, अब पृथ्वी गति कैसे करती है? तो दो तरीके से पृथ्वी गति करती है। एक अभी हमने पढ़ा अपने अक्ष पर, ठीक है ना, और वो जो अक्ष पर घूमती है तब उस दूरी को कहते हैं परिभ्रमण। वो जो गति कहलाती है परिभ्रमण गति कहलाती है रोटेशनल। इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, परिभ्रमण। और मैं कहूं एक होता है कि सूर्य के चारों ओर लगाती है चक्कर। ठीक, तो सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है तो वो कहलाता है रिवोल्यूशन। मतलब पृथ्वी दो तरीके से गति करती है, एक बार परिभ्रमण और दूसरी बार उसका परिक्रमण। क्लियर हो गया? रोटेशनल और रिवोल्यूशन। अब ये देखिएगा, ये है पृथ्वी, और पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम रही है, तो जब अपने अक्ष पर घूम रही है तो वो कैसे है? वो कौन सी गति होगी? परिभ्रमण। क्लियर? ये वाली। और जब ये मान लीजिएगा सूरज, और पृथ्वी जब इस सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, क्लियर है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी तो वो गति कहलाएगी परिक्रमण। मतलब सूरज की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी। इतनी बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट समझेंगे। अब सूरज, ये जो परिभ्रमण है ये अपने अक्ष पर होता है, सही है, अपने अक्ष पर करती है पृथ्वी। इतनी बात समझ में आ गई? दूसरी बात, कितने समय में पृथ्वी अपना, यहां से पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर कितने समय में लगाती है? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड। ये लगभग का समय है। इतनी बात समझ में आ गई कि पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर घूमती है, उस गति को परिभ्रमण गति कहते हैं। कितने समय में घूमती है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में, या 9 सेकंड कहीं कहीं दे रखा ऑप्शन, तो वो देख लीजिएगा आप। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे। अब ये बात समझ में आ गई हो तो इससे होता क्या है इस गति से? तो साहब इस गति से जो है दो काम आपके बनेंगे। नंबर एक, कि पृथ्वी पर दिन और रात जो होंगे वो इस गति के कारण होंगे। ठीक है, अभी मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था कि दिन और रात जो है वो पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण बनते हैं। जैसे देखें अभी एक, यहां से अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, अब अक्ष पर घूम रही है तो ये गति क्या कहलाएगी? परिभ्रमण गति कहलाएगी। तो जिस हिस्से पर सूर्य का भाग दिखाई पड़ रहा है उस पर दिन, और जिस पर नहीं है उस पर रात होगी। ठीक है, जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस भाग पर दिन होगा, और जिस भाग पर नहीं पड़ेगा उस भाग पर रात होगी। तो दिन और रात का जो बनना है वो किस गति के कारण होता है? परिभ्रमण गति के कारण होता है। अगली बात, अगला जो पॉइंट है, इसके घूमने के कारण एक काम और होगा कि सूर्य का उदय, ध्यान से समझिएगा, सूर्य का उदय पूर्व दिशा से और अस्त पश्चिम दिशा से होगा। ठीक है, ये जो वाला कारण है कि सूर्य पूर्व से उदय होता है और हमेशा पश्चिम से अस्त होता है, वो किस गति के कारण होता है? तो आपका परिभ्रमण गति के कारण हुआ करता है। अक्ष पर घूमने के कारण एक काम और होगा, यहां से ध्यान रखिएगा। देखिए, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है
क्लियर है? तो इस घूमने के कारण एक बल उत्पन्न होगा जिसका नाम होगा कोरियोलस बल। इतना ध्यान रखें, इस बल का नाम क्या होगा? कोरियोलस बल। ठीक है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है या कहूं तो परिभ्रमण करती है, उस गति के कारण क्या होगा? एक बल उत्पन्न होगा जिसका नाम है कोरियोलस बल। अब इस कोरियोलस बल से क्या काम होगा यहां से देखते हैं। ये देखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमी, ये अब अक्ष पर घूम रही है, इससे एक बल उत्पन्न हो रहा है। कहां से? वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये मैंने मान लिया पृथ्वी दो गोलों में बटी हुई है, ऐसा मान लेते हैं। ये इसको दो भागों में बांटती है, इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। अब इस गोले को, क्योंकि ऊपर है नॉर्थ साइड में, तो नदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, यहां से देख लीजिएगा उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध क्योंकि पृथ्वी को एक गोला मान लें, और गोला गोला आधा तो गोलार्ध। ठीक है, और ये दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि दक्षिण दिशा में है, नीचे है, तो इसलिए इसको कह दिया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, सदर्न हेमिस्फेयर। अब यहां से ध्यान से समझिएगा, जब पृथ्वी घूमी और घूमती है अपने अक्ष पर, यहां से देखिएगा, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इस अक्ष पर घूमने के कारण कोरियोलस बल लगा। कोरियोलस बल लगा तो ऊपर का पार्ट नदर्न हेमिस्फेयर और नीचे का पार्ट सदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वस्तु, ध्यान से समझिएगा, उत्तरी गोलार्ध में कोई भी वस्तु अगर यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर भेजनी थी, क्लियर है, वहां से कोई वस्तु यहां भेजनी थी, ठीक है, या फेंकी जाए, तो वो वस्तु नदर्न हेमिस्फेयर में राइट हैंड साइड की ओर मुड़ जाएगी। इतनी बात समझेंगे? किस साइड को मुड़ जाएगी? राइट हैंड साइड को मुड़ जाएगी। क्लियर? अब यहां से देखें, नदर्न हेमिस्फेयर में मेरा मुख किधर है? ये हो गया। नदर्न हेमिस्फेयर में मेरा मुंह इधर है, तो इसका मतलब मेरा राइट हैंड ये, तो इसका मतलब वस्तु जो है वो इस साइड को, अर्थात राइट हैंड साइड को मुड़ेगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आते हैं सदर्न हेमिस्फेयर में कैसे होगा इसका। देखो, इसका अब यहां पे क्या होगा? इसका उल्टा होगा। उल्टा होगा मतलब कि अब यहां से बी व्यक्ति जो है वो ए व्यक्ति को बॉल फेंकेगा, बॉल पास करेगा, तो अब मुख किधर हो गया? इधर हो गया। यहां से देखिए, सदर्न हेमिस्फेयर में जब कोई वस्तु बी पॉइंट से, ठीक है, ए की ओर भेजी गई, तो वो वस्तु जो है लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड की ओर वो वस्तु मुड़ जाएगी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसका एक पूरा सार बताता हूं कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर भेजी गई या फेंकी गई, तो वो कोरियोलस बल के कारण नदर्न हेमिस्फेयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड साइड की ओर मुड़ जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ जाएगी। इतनी सी बात है बस। ठीक है, और किस कारण हो रहा है? तो परिभ्रमण गति के कारण कोरियोलस बल उत्पन्न हुआ है। दिन और रात बने हैं तो वो परिभ्रमण गति के कारण हुए हैं। दिन और रात का, या कहूं तो सूर्य पूरब से उदय होता है और पश्चिम से अस्त होता है, तो वो भी किस कारण हुआ है आपका? इस कारण हुआ है, परिभ्रमण गति के कारण। आगे चलें। अगली जो गति है वो है परिक्रमण गति। अब परिक्रमा सूरज की करती है पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी की सूरज परिक्रमा करती है, ठीक है, कितने समय में परिक्रमा करती है? तो 365 दिन और 6 घंटा। ठीक, 365 दिन 6 घंटा। अब 4 साल में, या कहूं तो चौथे साल में, ये 6-6 घंटे जुड़ के कितने घंटे बन जाएंगे? 24 घंटे, अर्थात एक दिन। इसलिए चौथे साल में, फोर्थ, तो कैसा हो जाएगा?
लीप ईयर हो जाएगा हर 4 साल बाद, तो वो होगा 366वां दिन। वो इसका एक कारण है। इसका मतलब परिक्रमा करती है सूरज की पृथ्वी, क्लियर, कितने समय में करती है? तो 365 दिन में करती है, लगभग लगभग मान के चल रहे हैं। उसके बाद इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो, अब इस परिक्रमण गति के कारण मौसम में परिवर्तन होता है। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो भी देखिएगा, मौसम में परिवर्तन। ठीक है, ध्यान से समझें, क्या होगा? मौसम में परिवर्तन होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा इसका कि साइक्लोन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन, जो निर्माण है वो किस गति के कारण होंगे? परिक्रमण गति के कारण होंगे। ठीक, ये देखिएगा, सारी चीजें आपके सामने है कि परिक्रमा करती है 365 दिन में, परिभ्रमण करती है 23 घंटा 56 मिनट में। इसके कारण दिन और रात बनते हैं। उदय सूर्य जो है पूर्व से होता है, अस्त जो पश्चिम से होता है, वो परिभ्रमण गति के कारण होता है। चक्रवात और प्रति चक्रवात का निर्माण किससे होगा? तो परिक्रमण गति के कारण। मौसम में परिवर्तन होगा तो वो इसके कारण होगा। उपसौर और